कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जूही ने विक्रम के सीने में मुक्का मारते हुए कहा, तुम बाहर चलो ज़रा, तुम्हें बताती हूँ। यहीं बता दो जो बताना है। तुम हैंडसम होगे, अमीर होंगे अपने घर में, मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। ये मत सोचना कि मुझे 25 लाख में खरीद लिया है तुमने। तुम्हें मैं बता दूं कि कोई है जिसे मैं प्यार करती हूँ, उसके सिवा मैं किसी की नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारा मुझे छूना बिल्कुल गलत है, मुझे पसंद नहीं है। विक्रम उसकी बात से हिल गया, लेकिन उसने सो नहीं होने दिया और हंसते हुए बोला, तुम्हारी पहली बात ही ठीक थी, बाहर जाकर बात करते हैं। जूही मुस्कुरा दी और बोली, एज यू प्लीज़। डांस के बाद सबने खाना खाया और जाने लगे। जूही, सीमा, ललित और विक्रम एक साथ बाहर निकले। सब उन्हें ही देख रहे थे। ललित कार लेकर आया। ललित ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसके बगल में सीमा को बैठना पड़ा। विक्रम ने बड़े प्यार से जूही के लिए पिछला दरवाज़ा खोला और धीरे से बोला, सब देख रहे हैं, और हंसते हुए उसे अंदर बिठाया। जब वो बैठने के लिए झुकी तो उसने इसके सिर पर हाथ रख दिया कि कहीं उसका सिर कार की छत से टकरा ना जाए। दोनों हंसते हंसते कार में बैठे। विक्रम के कार में बैठते ही जूही उस पर टूट पड़ी। वो बोली, तुम मेरे मामले में क्यों बोले, क्यों कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, वो भी कॉलेज के ज़माने से। जनाब, तुमने कभी कॉलेज में मुझे देखा भी था, मुझे मिले भी थे, बॉयफ्रेंड बनाना तो दूर। सच कहूँ, मैंने तुम्हें कॉलेज टाइम कभी नहीं देखा। तुम्हें तो क्या किसी लड़की को नहीं देखा, तुम्हें तो उस दिन एयरपोर्ट पर ही मिला था पहली बार। तो अंदर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी यार, भलाई का तो ज़माना नहीं रहा। एक तो उन लोगों से तुम्हें बचाया जो तुम्हारी इंसल्ट कर रहे थे, थैंक यू कहना तो दूर, उल्टा लड़ रही हो। एक दोस्त होने के नाते अगर तुम्हें टच कर लिया तो क्या फ्रेंड्स एक दूसरे को टच नहीं कर सकते? क्या फ्रेंड्स एक दूसरे के गाल पर किस नहीं कर सकते? क्या सीमा ने कभी तुम्हें गाल पर किस नहीं किया? तो मैंने कर दी तो क्या बड़ी बात हो गई, हद करती हो तुम भी। विक्रम ने अपनी सफाई दी। भला किसकी मजाल थी कि उसकी बात को गलत कह देता, सो जूही को भी माननी पड़ी। वापसी में उन्होंने पहले सीमा और ललित को छोड़ा। विक्रम फिर जूही को छोड़ने चल दिया। हवेली में गए तो जूही ने दादी से मिलवाया। जूही बोली, दादी जी, ये विक्रम जी हैं, इन्होंने हमें वो पैसे दिए जिससे हमने ये हवेली बचाई है। ये उस दिन वाला लड़का है, माफ़ करना बेटे, इस लड़की ने हमें झूठ बोलने को कहा तो हमने बोल दिया। ये हमारी जान है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। बाकी सब कहाँ हैं? जूही ने पूछा और आवाज़ लगाई, चिंटू, रवि, केसू, पिंकी, सोनू, कहाँ हो सब, आओ यहाँ। अंदर से कई बच्चे बाहर आए। जूही ने सबको कहा, बेटा ये भैया हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की है, सभी नमस्ते करो और थैंक यू करो। नमस्ते भैया, थैंक यू भैया, सब एक साथ एक सुर और लय में बोले। विक्रम ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, हेलो, मैं आज कुछ नहीं लाया, अपनी अपनी फरमाइश बता दो, अगली बार ज़रूर लाऊंगा। ये लो पेपर पेन, अपना अपना नाम लिखो और अपनी फरमाइश लिख दो। बच्चों ने जूही की तरफ देखा। जूही ने उन्हें इशारा किया कि कर लो, तो सब भागकर विक्रम के पास गए और जैसे उसने कहा वैसे ही किया। उस दिन वाला बच्चे का नाम चिंटू था। सब बच्चे 5 से 16 साल की उम्र के बीच में थे। बच्चों के वहाँ से जाने के बाद विक्रम ने पूछा, ये बच्चे कौन हैं? इस चिंटू को कोई कूड़े में फेंक गया था, अखबार में खबर छपी थी, सो जूही जाकर ले आई। ये पिंकी को कोई हमारे दरवाजे पर छोड़ गया था, हमने फिर एक पालना रख दिया था, वो जो अब भी है बाहर। बाकी सभी बच्चे लोग इसी पालने में छोड़ गए थे। आप खर्च कैसे चलाते हो दादी जी? बेटे, कुछ मेरी पेंशन है, कुछ जूही कमा कर लाती है, उसी से गुजारा करते हैं। जूही कह रही थी कि वो भी इसी आश्रम में पली बड़ी है, तो उसके साथ के बच्चे कहाँ हैं? ये यहाँ अपनी माँ के साथ आई थी। इसकी माँ बहुत बीमार थी, वो जल्द ही मर गई। जूही के समय सिर्फ 3-4 ही बच्चे थे। बड़े होने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए, बस जूही यहाँ रह गई। फिर मैंने कोई साधन न होने के कारण ये अनाथ आश्रम बंद कर दिया था। फिर जब ये 18 की हो गई तब ये चिंटू को ले आई। उसके बाद से फिर ये हवेली अनाथ आश्रम बन गई। इतने में जूही कुछ कागज़ लेकर आई, उसने विक्रम को दिए। विक्रम ने देखा ये एक एग्रीमेंट था जिसमें हवेली गिरवी रखकर पैसे लिए गए थे। दादी ने, जब मैं छोटी थी, हम 4 बच्चे थे, हमारी पढ़ाई और पालन पोषण के लिए ये पैसे लिए थे। अब वो बंदा हवेली अपने नाम कराना चाहता है। इस दिन अगर आप पैसे ना देते तो शायद हम आज सड़क पर होते। उस दिन मैं एयरपोर्ट पर सिमर मैडम के कहने पर गई थी।
वो सूटकेस उनका था, पर उसमें कुछ छुपा कर लाई थी, इसलिए मुझे नकली आईडी बनाकर भेजा था। उसके बदले उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे। कुछ ना से कुछ होना बेहतर है। फिर उस दिन किशन के साथ जाने के लिए भी मुझे सिमर ने भेजा था। सिमर को पता था कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन जब मैंने किशन की बात सुनी तो एक बार तो मैं डर ही गई थी, पर जब आपने पूछा तो मैंने वो कहानी बना दी। मुझे आप अच्छे बंदे लगे थे। पहले मैं पैसे लेना नहीं चाहती थी, पर हवेली और बच्चों के लिए मुझे वो पैसे लेने पड़े, पर मैं धीरे धीरे वो पैसे लौटा दूंगी। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है जूही। मैंने तय किया है कि एक ट्रस्ट बनाऊंगा। उस ट्रस्ट में मैं हर महीने पैसा जमा करवाऊंगा और लोगों को भी जोड़ूंगा। इस तरह तुम लोगों को कभी तंगी नहीं होगी। पिंकी विक्रम के लिए चाय बना लाई। विक्रम ने चाय ली और कहा, थैंक यू बेटा। अच्छा जूही, तुम्हारी बातों से लगता है कि ये सिमर अच्छी नहीं है। तुम उसका काम छोड़ देना और इस ट्रस्ट को हैंडल तुम्हें करना पड़ेगा। इस काम के लिए सीमा को भी अपनी असिस्टेंट बना लेना, बाकी इसका काम मैं देख लूँगा। विक्रम ने चाय पी और बोला, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। आज सीमा को फ़ोन कर लेना, कल ललित से मिल लेना, वो तुम्हें मिलने की जगह बता देगा। बाकी सब ललित समझा देगा। उसके बाद जाके सिमर को रिज़ाइन दे आना, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। परसों हम ये एक फंक्शन के ज़रिए इस ट्रस्ट की अनाउंसमेंट करेंगे। विक्रम के जाने के बाद दादी जूही को बोली, बेटा ये लड़का बहुत ही अच्छा था, बातों में कितनी मिठास थी उसके। जूही, सच कहती हूँ, तुझे इससे अच्छा जीवन साथी कोई नहीं मिल सकता। अगर बात करे तो हाँ कर देना। दादी, तुम तो हर लड़के को देखकर मेरे पीछे पड़ जाती हो। मैंने आपसे कहा तो है कि मुझे सिर्फ वो विक्की पसंद है, उसके सिवा कोई नहीं। पर बेटा वो बचपन की बात है, तुमको तो उसके नाम के सिवा कुछ और याद भी नहीं है। इतना ढूंढने के बाद तो वो मिला नहीं, अब क्या मिलेगा? उसे भूल जा बेटा, अब कोई फ़ायदा नहीं है। तू किसी और को अपना ले, ज़िंदगी इस तरह नहीं कटेगी बेटा। दादी, तुम भी कभी कभी बच्चों सी बातें करती हो। मैंने अभी पूरी तरह कहाँ उसकी तलाश की है। बेशक वक्त बहुत हो गया है, पर आज भी वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे उसकी आंखों की वजह से पहचान लूँगी। उसकी आंखें बिल्कुल काली गोल गोल थी और उसकी स्माइल बहुत ही शानदार थी। ये जो विक्रम है ना, पहली बारी से मिली तो मुझे लगा कि ये वही है। उसकी स्माइल इसकी स्माइल से मिलती है, पर इसकी आंखें नीली हैं, जबकि उसकी काली आंखें उसकी पहचान थी। मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। रही बात अकेले रहने की, तो मेरे पास दादी है और बच्चे भी तो हैं। तू कभी मेरी बात मानती है? जो अब मानेगी, चल ठीक है, जो तेरा दिल कहे तू वो कर। मुझे मेरे कमरे तक छोड़ा, देख लेना बच्चों ने खाना खाया क्या। आप बेफिक्र रहिए, पिंकी सयानी हो गई है। मैं बिज़ी होती हूँ तो वो सब देख लेती है। ओबराय मेंशन। विक्रम घर आया तो सिया और राहुल दोनों डाइनिंग रूम में ही थे। उसके आते ही सिया बोली, आ गए? कभी माँ की भी सोच लिया कर। पार्टी कैसी थी, कोई मिली? राहुल ने पूछा। कुछ नहीं, आप लोग तो सोचते हो एक ही दिन में प्यार, दूसरे दिन शादी और तीसरे दिन बच्चे। भाई अगर बच्चे ही चाहिए तो ऐसा करते हैं, आप अभी जवान हूँ, मैं भी पल गया हूँ, अपने काम खुद कर लेता हूँ। आप लोग मुझे एक छोटी बहन ही दे दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं इस बेटे के लिए। रुक जा बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसी बात करते हुए? तेरी तो, कहकर सिया ने टेबल से बुक उठाकर उसको मारी। पापा आप समझाओ अपनी वाइफ को, सिंपल लॉजिक है। माँ का दिल कर रहा है छोटे बच्चे खिलाने का और मुझे अपने लिए एक बहन चाहिए, तो क्या मैं उस सुबह आंटी से जाकर कहूँ? अपनी माँ से ही तो कहूँगा। विक्रम इधर उधर दौड़ते हुए कहा। राहुल, तुमने इसे बिल्कुल बिगाड़ दिया है। तू ले नाम उस चुड़ैल का, तुझे बताती हूँ मैं। पहले ही उसके कारण मेरी तेरे पापा से लड़ाई हो रही है। अरे क्या हुआ पापा, अब क्या किया उस बेचारी ने? विक्रम ने जानबूझकर सिया को और चिढ़ाकर राहुल से पूछा। सिया थककर कुर्सी पर बैठ गई। राहुल भी विक्रम के साथ मिलकर सिया को चिढ़ाने लगा। अब क्या बताऊं तुम्हें, वो बेचारी आज लंदन से आई है। अगर उसने मुझे फ़ोन कर दिया कि मुझे एयरपोर्ट से लेकर आने वाला कोई नहीं है, राहुल प्लीज़ तुम आ जाओ, तो भला बंदा कैसे मना करे। हाँ माँ, इतना तो बनता है, पुरानी जान पहचान है, ऊपर से अगला रिक्वेस्ट भी कर रही है। बात मान लेनी चाहिए थी पापा। आप गए फिर? कैसी है वो? अब भी वैसी ही खूबसूरत होगी। बेचारी ने आपके कारण शादी भी नहीं की। विक्रम एक एक शब्द सिया को चिढ़ाने के लिए बोल रहा था। सिया का गुस्सा हद पार कर गया।
नहीं की थी शादी तो अब कर लो। जा विक्रम, तुझे उस पर तरस आ रहा है तो तू ही कर ले उससे शादी। जाओ, दोनों दफ़ा हो जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सिया रोने लगी। अब उन दोनों पर बन आई। वो दोनों सिया की मिन्नतें करने लगे। अरे यार, तुम मजाक भी नहीं समझती, हम तो मजाक कर रहे थे। भला वो सड़ी सी चुड़ैल कमीनी सुबह को मैंने तब भाव नहीं दिया तो अब क्या दूंगा? मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, मैंने तो कुछ नहीं कह रहा था। इस नामुराद ने ही मुझे अपने साथ लगा लिया। राहुल ने सारा ठीकरा विक्रम के सिर पर फोड़ दिया। विक्रम बोला, अरे मेरी माँ लाखों करोड़ों से भी सुंदर है। वो सुबह तो माँ के पैरों की धूल भी नहीं है। तभी तो बचपन से मैंने उसे छोड़कर आपको अपनी माँ चुना। माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पापा, आपको जब पता था कि माँ उससे चिढ़ती हैं तो क्यों उसे लेने एयरपोर्ट गए? तेरा बाप गया होगा लेने। नहीं, मेरा मतलब है मैं नहीं लेने गया। मैंने तो उसी वक्त जवाब दे दिया था। अब मुझे क्या पता था कि उसका फ़ोन। यार सिया, मैं कहीं गया वहाँ। अच्छा अब बताओ क्या करूँ जो मानोगी? वो उसे मनाने के लिए गाना गाने लगा। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। विक्रम भी उसके साथ गाने लग गया। दोनों गाना गाने लगे। गाते गाते राहुल उसे पकड़कर डांस करने लगा। विक्रम पास खड़ा गाना गाता रहा। सिया भी चुप हो गई थी। अगर कोई इस वक्त राहुल को देखता तो पहचान ही नहीं पाता कि ये वही खड़ूस राहुल है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त विक्रम ने राहुल और सिया को बताया, पापा एक अनाथ आश्रम के लिए एक ट्रस्ट बना रहा हूँ। पापा, वही जो मैंने 25 लाख दिए थे उसी अनाथ आश्रम के लिए बनाना है। वो बेचारी एक दादी चला रही हैं, 6 या 7 बच्चे हैं, फिर दादी हैं, आमदनी कोई है नहीं। हवेली जिसमें वो रह रहे हैं वो गिरवी थी, जो उन्होंने 20 लाख देकर छुड़ाई थी। अब बच्चों की एजुकेशन और खाना पीना इन सब के लिए कुछ नहीं है। सो मैंने ये सोचा कि हम ट्रस्ट बना देते हैं, उसमें और लोग भी शामिल हो जाएंगे। कल हम एक छोटा सा फंक्शन कर देंगे जिससे हम औरों को आकर्षित कर सकें। ये जूही का अनाथ आश्रम है। चलो कुछ तो अच्छा सोचा। देखो, फंक्शन सिर्फ बातों से नहीं होगा। अच्छा होगा कि तुम उन बच्चों को टैलेंट दिखाओ, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा। दादी से स्टोरी सुना दो। एक काम कर सकते हैं, उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर दिखा दो। एंड में उन्हें स्टेज पर ले आओ, कुछ अलग करो। सिया ने सलाह दी। तेरी माँ का आइडिया अच्छा है। देखो, फंक्शन थोड़ा आगे करो और टाइम लो, इसकी ऐड बनाकर पब्लिसिटी करो, पोस्टर लगवाओ, पैम्पलेट छपवाओ। राहुल बोला, ग्रेट, मुझे पता था आप लोग मान जाओगे। और क्या आइडियाज़ दिए हैं? अब तो फंक्शन हिट ही समझो। विक्रम बोला। ललित उसे लेने आ गया था। उसने कार में बैठते ही जूही को कॉल किया। हेलो जूही, ऐसा करो कॉफ़ी डे में आ जाओ। जूही ने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। वो लोग कॉफ़ी डे में पहुंच गए। कुछ देर में जूही और सीमा भी आ गए। विक्रम ने उन्हें सारी स्कीम बताई और कहा, अब तुम लोग देखो क्या करना है। देखो, वीडियो बनाने का काम किसी एक्सपर्ट से करवा लेते हैं। बच्चों को क्या सिखाना है, क्या बुलवाना है, ये तुम दोनों सोचो। फिर उसमें दादी की भी स्टोरी ऐड कर लेना। ललित, पंपलेट और पोस्टर की ड्यूटी तुम्हारी। फंक्शन की तैयारी का काम भी तुम देखोगे। फंक्शन कल की जगह परसों कर लेंगे, विक्रम ने समझाया। उन्होंने ज़ोर शोर से तैयारी की। विक्रम ने बच्चों की फरमाइशों वाला पेपर खोल कर देखा। उसने पढ़ना शुरू किया। सोनू लिखा था, मुझे पेंटिंग कलर चाहिए। केसू क्रिकेट किट, पिंकी दादी के लिए शॉल, रवि बुक्स, चिंटू माँ, टिंकी रोबोट, मनी नौकरी। बच्चों के सपने पढ़कर विक्रम की भी आंखें भर आई। उसने फ़ोन पर फ़ोटो खींचकर वीडियो वाले को भेजकर मैसेज किया कि इसे उसमें ऐड कर देना। उसने फ़ोन करके सबसे गिफ्ट मंगवा लिए, पर चिंटू की फरमाइश कैसे पूरी करे, उसके लिए माँ कहाँ से लाए? तब उसके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं सर्च मार कर देखूँ, शायद चिंटू की माँ मिल ही जाए। उसने लैपटॉप पर 5 साल पहले कूड़े के ढेर से मिले बच्चों के बारे में सर्च किया तो उसे चिंटू के रिकॉर्ड्स मिल गए। फिर उसने कुछ फ़ोटोज़ और उस समय के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। उसने ध्यान से देखा तो उसमें एक लड़की नज़र आई जो हर फोटो में ही थी। उसने उस फोटो को इनलार्ज करके प्रिंट निकाल लिया। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो यहाँ भी आएगी। उसने वो फ़ोटो के कई प्रिंट निकाल लिए। उसने फंक्शन के लिए हॉल बुक कर लिया। सब तैयारी तकरीबन हो चुकी थी। हवेली, जूही और सीमा ने बच्चों को तैयार करके उनसे उनके टैलेंट मुताबिक काम करवाया। पिंकी ने खाना बनाकर दिखाया, सोनू ने जूही का स्केच बनवाया, रवि ने गाना गाया और केसू ने मूर्ति बनाई और चिंटू ने माँ के नाम लिखा लेटर पढ़ा। दादी ने आश्रम बनने से शुरू करके अब तक की कहानी सुनाई। जूही ने पुरानी फ़ोटोज़ इकट्ठी करके उसे भी वीडियो में ऐड कराया।
जो बच्चे जूही के साथ थे और अब बड़े बंदे बन गए थे। जूही ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि अगर वो आ सके तो आकर कुछ सपोर्ट करे। वो भी मान गए। शाम तक सारा काम हो गया। उन्हें सिमर का फ़ोन आया। उन्होंने कह दिया कि वो काम नहीं करेंगी, वो किसी और को ढूंढ ले। फिर वीडियो फाइनल करने से पहले वो विक्रम के ऑफिस गए। विक्रम वो लेकर राहुल के पास गया। दोनों ने देखकर कुछ बदलाव किए, फिर उसे फाइनल करने को कह दिया। ओबराय मेंशन रात को सब लिविंग रूम में इकट्ठे बैठकर डिस्कस कर रहे थे। विक्रम ने सिया को वो लिस्ट दिखाई और कहा, माँ देखिए बच्चों ने क्या क्या डिमांड किया है। बाकी सबकी डिमांड तो पूरी कर दी है, पर चिंटू की डिमांड कैसे पूरी करूँ। विक्रम का गला भर आया। सिया ने लिस्ट देखी तो उसकी भी आंख भर आई। वो बोली, कोई बात नहीं बेटा, उससे माँ मिल जाएगी। उस दिन ये लिस्ट दिखाकर पूछना कोई इसकी माँ बनना चाहेगी। अगर कोई आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी माँ बन जाऊंगी। माँ मैंने भी यही सोचा था। पता है माँ, ये फ़ोटो देखो, ये उसकी असली माँ होगी। ये उस समय हर फोटो में थी जब जूही इसे आश्रम में लाई थी। अगर ये वहाँ आई तो पकड़ लेंगे और फिर उसे चिंटू को अपनाना ही पड़ेगा। विक्रम बोला, नहीं विक्की, ये गलत होगा। अगर वो दूर से देखती है तो उसकी कोई मजबूरी होगी। हम उसे फोर्स करके दोनों को दुखी करेंगे। हाँ ये बात अलग है कि वो खुद इसे गोद ले ले तो और बात है, राहुल बोला। विक्रम राहुल की बात सुनकर बोला, आप ठीक कह रहे हैं पापा, मैं उसे पकड़ने का आइडिया छोड़ देता हूँ। अगर उसे सामने आना होगा तो आ जाएगी, बाकी जैसी उस रब की मर्जी। अब हर किसी की किस्मत मेरे जैसी तो नहीं होती जो इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, वरना मैं भी कहीं अमेरिका की गलियों में रुल गया होता। उसने भरी आंखों से कहा, हे क्या बात कर रहे हो। इस तरह कह के तुम हमारे प्यार की बेइज्जती ना करो। तुम मेरी टीना के बेटे हो, मैं कैसे तुम्हें छोड़ देता। उस वक्त सिया भी मुझे छोड़ गई थी, तब तुम मुझे मिले, मुझे नई ज़िंदगी मिली जो आज कहाँ। ऐसा कभी दोबारा मत कहना। राहुल ने भी अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। सिया किचन से आई तो विक्रम को रोता देखकर बोली, राहुल क्या बात है, अब तुमने इसे क्या कहा। कहकर वो विक्रम को गले लगा कर बोली, मेरा अच्छा बेटा क्या हुआ, मैं हूँ ना। राहुल की ऐसी की तैसी। उसकी बातें सुनकर विक्रम और रोने लगा। राहुल भी उठकर उसके पास आ गया। उसने उन दोनों को ही गले लगा लिया। वो बोला, हमारे एक बस तुम हो और कोई नहीं है, सो दिल छोटा नहीं करना। नहीं पापा, वो तो चिंटू की फरमाइश पढ़कर मन सोचने लगा कि मैं कितनी किस्मत वाला हूँ, और उसने भी दोनों को गले लगा लिया। तभी वहाँ राज आ गया। वो वहाँ का सीन देखकर बोला, वाह लगता है हम साथ साथ है चल रही है। भाई हमें भी शामिल कर लो अपने इस फैमिली में। तू कब हमसे जुदा था। सिया भी एक बार मुझसे दूर हो गई, पर तू तो हमेशा मेरे साथ रहा। तू तो सिया और विक्रम से भी पहले का साथी है, राहुल बोला। चल चल मैं आ गया तेरी बातों में। अब बता सुबह सुबह क्यों बुलाया, राज बोला। वो विक्रम के फंक्शन के बारे में सलाह करनी थी। किस किस को बुलाना है, लिस्ट तैयार कर ली है क्या। नहीं तो अपने असिस्टेंट से कहकर तैयार करवा लो। चलो आओ वहाँ बैठते हैं। राहुल उसे लिविंग रूम में ले गया। विक्रम, मैंने सोचा है कि बच्चों के कपड़े मैं दे दूंगी और जूही के लिए भी एक गाउन तैयार किया है, सिया बोली। माँ आपका जो दिल करता है आप कीजिए। आपका कोई भी फैसला कभी गलत नहीं हुआ है। आप भी बुला लीजिएगा जिसे बुलाना है। मैंने तो कब के मैसेज कर दिए हैं। चल तू खाना खा ले, यूं ही सुबह सुबह मूड खराब नहीं करते। माँ एक बात पूछूं, क्या आपका कभी दिल नहीं किया कि आपकी अपनी भी कोई औलाद होती। आपने कैसे मुझे ये सब कुछ समझ लिया। विक्की, जब तू छोटा था तो किसी ने तुझे भड़का दिया था कि अगर हमारा अपना बच्चा हुआ तो हम तुझे छोड़ देंगे। तू बहुत ही उदास रहने लगा। फिर इस बीच तू किडनैप हो गया। तुझे उस वक्त भी यही लगा कि हम तुझे नहीं बचाएंगे। तब हमने तेरे भले के लिए ये फैसला किया और तुझे प्रॉमिस किया, तब जाकर तू ठीक हुआ था। माँ आप बहुत अच्छी हैं, कहकर वो सिया के गले लग गया। राहुल दूर से देख रहा था। वो बोला, अब सारा दिन इसकी गोद में ही बैठना है, काम नहीं करना क्या। जल्दी खाना खाकर इधर आ, तुझे सलाह लेनी है। विक्रम भी खाना खाकर उनके पास गया। वो दोनों अभी तक पिछली बातों में ही लगे हुए थे। राज कह रहा था, वो तो अगर मैं ना होता तो तुम सिया को कभी इजहार कर ही नहीं पाते। मैंने ही बताया कि तुम्हें उससे प्यार है, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलना था। अच्छा जी, इतना इंटेलिजेंट था इस मामले में तो अपने लिए क्यों नहीं ढूंढ पाया कभी। प्रीत भी मेरी सिया की वजह से ही मिल गई तुझे। एहसान तो तुझे मेरा मानना चाहिए। एहसान फरामोश। अभी शिव को फ़ोन लगाकर पूछ, पता चल जाएगा कि किसने किसके लिए क्या किया, राज बोला। वाह वंडरफुल, क्या काम की बातें हो रही है।
मैं इत्तू सा था जब से आपकी ये बातें सुन रहा हूँ, अब तो बदल लो, मैं भी बोर हो गया हूँ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर राहुल गुस्से से विक्रम से बोला, विक्की तू अपने आप को ज़्यादा ना समझ, छोटा है छोटा रह, ये हम दोनों का मसला है, हम जैसे चाहे निपटे, तू बीच में मत बोल। हाँ, तेरा क्या मतलब है हमारे बीच में बोलने का? तू हमारी लड़ाई कराना चाहता है? तुझे पता है हमारी दोस्ती को 40 साल हो गए, हम 5 साल के थे तब से एक दूसरे को जानते हैं, और तू आज का बच्चा हमें सिखाएगा? राज बोला। अरे बाबा माफ़ करो जो मैं बोला, अब बताइए मुझे क्यों बुलाया था? विक्रम बोला। ऐसा करते हैं, पहले ऑफिस चलते हैं फिर बात करते हैं। फिर सिया से बोला, सिया तुम तैयार हो? चलो पहले तुम्हें छोड़ दूँ। मैं तो कब की तैयार हूँ, तुम दोनों की कहानी सुन रही थी, वही घिसी पिटी बातें। राज कोई ताज़ा मुद्दा लाया करो, क्या बिग बॉस के घर के लड़ाइयों की तरह लड़ाई लड़ते हो? सिया ने छेड़ते हुए कहा। माँ कुछ मत बोलो, आपको पता नहीं है इनकी 40 साल पुरानी दोस्ती है। विक्रम ने भी मजाक किया। राहुल उसे घूरने लगा। फंक्शन वाले दिन काफ़ी भीड़ थी। राहुल ओबराय का नाम ही काफ़ी था। पोस्टर्स और पैम्पलेट ने अपना काम किया था। पूरा हाल भर गया था। प्रोग्राम की स्टार्टिंग में विक्रम ने अपने ट्रस्ट के बारे में बताया। फिर उन्होंने स्टेज पर प्रोजेक्शन पर वीडियो दिखाया। सभी लोगों ने बड़े ध्यान से देखा। वीडियो खत्म होते होते कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। वीडियो खत्म होते ही सारे बच्चे, जूही और दादी स्टेज पर आए। तब लोगों ने तालियां बजा दी। उसके बाद एक बड़े सिंगर का शो हुआ। इस बीच एक साइड जूही और सीमा उन लोगों का नाम और उनके द्वारा दिए गए पैसों का हिसाब लिख रहे थे। तकरीबन कुछ न कुछ हर कोई दे रहा था। उनका कुछ भी 50,000 था। हर कोई राहुल के लिए सब कुछ कर रहे थे। बड़े लोग बड़ी बातें। चिंटू को गोद लेने के लिए भी कई लोग तैयार हो गए थे, पर अब खुद चिंटू ने मना कर दिया। वो अपनी जूही दीदी और बाकी बच्चों के साथ ही रहना चाहता था। विक्रम ने वहाँ उस औरत को भी देखा, पर वो दूर खड़ी चुपचाप चिंटू को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। विक्रम को राहुल की बात याद आ गई। उसे रोते देखकर लगता था कि उसकी बहुत बड़ी मजबूरी होगी। विक्रम ने सिया को बुलाया, कहा, माँ देखो वो आ गई है, आप जाकर उससे बात करो, शायद वो आपसे बात कर ले। सिया धीरे से उस औरत के पास पहुंची और बोली, नमस्ते, कैसा लगा शो? आपको बच्चे पसंद हैं? बहुत प्यारे बच्चे हैं, सबको अच्छे लगे। वो जो चिंटू है ना, उसे गोद लेने के लिए इतने लोग आ गए, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। सिया की बातें सुनकर वो रोने लगी। सिया ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? आपको भी वही बच्चा चाहिए? नहीं, मैं तो सोच यही रही थी कि किसी माँ का इतने प्यारे बच्चे को छोड़ने का दिल कैसे किया होगा। हाँ, कोई बदचलन या घटिया ही होगी जो इसे अपना न सकी। सिया बोली, क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो। ऐसी क्या मजबूरी होगी जो उसने इतने प्यारे बच्चे को छोड़ा? बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं बहन जी, जिसे आप सोच भी नहीं सकती, वो औरत बोली। फिर तुम बताओ कि तुमने उसे क्यों छोड़ा? सिया बोली, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम वही हो जो बच्चे को कूड़े में फेंक गई थी, पर मैंने ये किसी को नहीं बताया है। देखिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। आप जैसा कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ। वो शरीफ थी, जल्दी ही डर गई। सिया उसे साथ के एक कमरे में ले गई। वहाँ उसने बताया, मैं एक अमीर बंदे के घर काम करती थी। उसके बेटे ने मुझे प्यार के जाल में फंसाकर धोखा दिया। जब मैं उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताई गई तो वो इंग्लैंड चला गया था। उसके घर में मैं किसी से कह नहीं सकती थी। मेरे अपने घर में मेरी बीमार माँ और छोटे भाई बहन थे। मैं डॉक्टर के पास इसे गिरवाने गई थी, पर डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, इसलिए अबॉर्ट नहीं कर सकते। फिर मेरी माँ ने मुझे दूर पहाड़ों पर मौसी के पास भेज दिया। वहीं मैंने इसे जन्म दिया और 2 महीने बाद मौसी इसे बस के ज़रिए दूर कहीं छोड़ आई। मैं देखने भी गई, पर लेने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने इसका अनाथ आश्रम तक पीछा किया। फिर बाद में जब वो इंग्लैंड से वापस आ गए तो मैंने उसे सब बताया, पर उसने कहा कि अगर उसके माँ बाप को पता चला तो वो उसे मार डालेंगे। वो रोए जा रही थी। सिया ने उसे हौसला दिया और पूछा, उसका नाम क्या है? उसकी शादी हो गई है क्या? नहीं, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। उसका नाम सुनील ठाकुर है। हम लोग यूपी में रहते हैं। वो लोग दबंग है, वो इसे मार देंगे, इसलिए मैं भी नहीं मिल सकती। फंक्शन ख़त्म हो गया। लोग खाना खाकर जाने लगे थे। सिया ने फ़ोन करके विक्रम को जूही के साथ लेकर आने को कहा। विक्रम जूही के साथ वहां आ गया। सिया ने उन्हें ममता से मिलवाया और उन्हें सब बताया। विक्रम ने उससे पूछा, आप अब क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं? मैं बसंत कुंज के पास की झुग्गियों में रहती हूँ, लोगों के घरों में काम करती हूँ। माँ मर गई थी, बहन की शादी हो गई।
भाई भी काम करता है, मैं यहाँ आ गई अपने बेटे के लिए। अच्छा, अगर हम तुझे उसी आश्रम में काम पर रख लें तो क्या तुम करोगी? वहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनाना और साफ़ सफाई करने का काम करना होगा। बदले में रहना, खाना और तनख्वाह अलग से। बोलो मंजूर है? और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, तुम अपने बेटे के पास रह पाओगी? हम किसी को बताएंगे भी नहीं, विक्रम ने कहा। वो मान गई। वो तो यही चाहती थी, पर वो सबसे डरती थी। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो अपने बेटे के पास रहने का उसे मौका मिलेगा। फंक्शन में ट्रस्ट के लिए बहुत पैसा इकट्ठा हो गया था। जूही और सीमा ही सारा काम कर रही थी। ट्रस्ट का नाम विक्रम ने अपने मम्मी पापा के ब्रांड या सार्ट, जो कि उसके मम्मी पापा के नाम के पहले अक्षर भी थे, उसी पर रखा। उसने फंक्शन में ही ये अनाउंस कर दिया था। इसके बारे में उसने किसी से नहीं पूछा था। उसने सब पहले ही तय कर रखा था। उसने ललित, जूही और सीमा की मदद से कुछ लोगों को अरेंज किया जो इस ट्रस्ट की देखभाल करते। ट्रस्ट की हेड जूही को बना दिया, पर पैसे का सारा हिसाब किताब उसने अपने अंडर रखा, जिससे कल को कोई दिक्कत ना हो। उसने कुछ पैसा हवेली को रिनोवेट करने में लगाया, फिर राशन रखवाया, बच्चों को अच्छे स्कूल में करवाया, हर तरह से उनके फ़ायदे के सोची। सब बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगा। जूही को विक्रम अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन प्यार वो सिर्फ उस बचपन वाले से ही करती थी। उसे याद था कि जब वो छोटी थी तो उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और उसके साथ बहुत सारे बच्चे थे। अंत में वो और विक्की ही वहाँ रह गए थे। वो बहुत डरा हुआ था, सिर्फ मम्मा मम्मा चिल्ला रहा था, शायद माँ का लाडला था। वो डर रहा। उस वक्त उसने उसकी काली आंखें देखी, जो वो उम्र भर नहीं भूल सकती थी। उसने डरने के बावजूद जूही को वहाँ से निकाला, फिर किसी अंकल को कहकर उसे घर पहुँचवाया। उसे किसी की भी शक्ल याद नहीं रही, बस उसकी आंखें वो नहीं भूली। जब वो इस अंकल के साथ वापस जा रही थी तो वो उसे ही देख रहा था। वो उन प्यार भरी आंखों को भूल नहीं पाई। जब वो घर पहुंची तो दादी उसे ढूंढने कहीं गई हुई थी। वो अंकल उसे हवेली में छोड़कर चले गए थे, पर उस दिन से उसने तय किया था कि अगर शादी करेगी तो उसी से करेगी। उसने बड़े होने पर विक्की को बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिला। उसने कई स्कूलों में चेक किया, पर शायद वो शहर छोड़कर ही चला गया होगा। जूही ने कभी किसी लड़के को प्यार की नज़र से नहीं देखा। वो अगर किसी लड़के को देखती तो विक्की को ढूंढने के चक्कर में देखती। जब उसे विक्रम के कॉलेज में आया तो हर लड़की उसकी तारीफ कर रही थी। वो भी उसे देखना चाहती थी कि कहीं विक्की तो नहीं। पर जब उसने सुना कि उसकी आंखें नीली हैं तो वो उसे देखने भी नहीं गई। विक्रम इससे 1 साल आगे था, सो ये कभी मिले ही नहीं। ओबराय कंपनी। ललित अपने काम में मस्त था। विक्रम उसके पास बैठा उसे देख रहा था। उसने पूछा, ललित, हमें एक साथ कितने साल हो गए? यही कोई 12 या 13 साल हो गए होंगे। क्यों, क्या हुआ? आज ये क्यों पूछा? ललित बोला। नहीं, ऐसे ही सोच रहा था कि हम दोनों इतने साल एक साथ रहे, ना तूने किसी लड़की से दोस्ती की ना मैंने। भला क्यों? विक्रम ने सीरियस होकर पूछा। मुझे तेरा कुछ पता नहीं, पर मुझे लड़कियों की पहचान नहीं है। इस तरह मत देख मेरी तरफ। मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ। मुझे लड़कियाँ ही पसंद है, लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ललित विक्रम को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर बोला, यार तू भी ना, मुझे पता है कि तुझे लड़कियां ही पसंद है। मैं तो ये सोच रहा था कि हम में कमी क्या है जो किसी लड़की की हमसे बनी नहीं। इतनी लड़कियां मेरे पीछे पागल थी कॉलेज में, पर मुझे उनमें कोई पसंद नहीं आई। अब जब पसंद आई तो वो किसी और को चाहती है। अब मैं ना उसका हो सकता हूँ ना किसी और का। किसकी बात कर रहा है तू? सीमा की। मुझे भी वो पसंद है, पर तुझे अच्छी लगी तो तू बात कर ले। ललित ने दुखी सा चेहरा बनाया। क्या सीमा? कौन सीमा? पागल है तू? तू रख अपनी सीमा को अपने पास। मैं तो जूही की बात कर रहा था। और ये क्या बात होती है? तुझे पसंद है तो तू रख ले। ये क्या ऐसे रखने की चीज़ें होती है? आज कहा, दोबारा ना कहना। विक्रम को लगता था कि वो जूही को प्यार करने लगा है, पर वो खुद को जूही को थोपना नहीं चाहता था। उसे जूही के प्यार की कद्र थी, पर वो अपने दिल का क्या करे जो जूही का नाम सुनते ही धड़कने लगता था। उसने ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया था। उसने राज अंकल की बातें सुनकर ये आइडिया लगा लिया था कि जो लड़की उसके साथ किडनैप हुई थी वो जूही थी। वो जूही ही थी जिसने उसे बहादुर बनने की सीख दी और उस दिन वहाँ से वो बचकर निकल पाए। अपने दिल की बात वो किसी को कह नहीं सकता था, बस उसके सिवा ललित को ही पता था। वो उसका सेक्रेटरी जो था, उसके सीक्रेट तो उसे ही पता होने ही थे। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।